हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये आज प्राचीन कालीन इतिहास का दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आज हम इस प्रकार से बातें करेंगे जैसे कि इस काल से हड़प्पा जो सभ्यता है, इस सभ्यता से आप आज भी परिचित हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से और एक सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए, जिससे ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाए। और इससे पहले जो हमारे दोस्त फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे ये आग्रह है कि इससे पहले वाला जो पाषाण कालीन का वीडियो है उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके, सूक्ष्म तरीके से समझाया है और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी करवाया है। वो हमारा वीडियो अवश्य देख लें। और उसके पश्चात में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको आप आज से कंपेयर कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सेम आप आज से कंपेयर कीजिए कि आजकल जितनी भी चीजें आपकी जीवन को सरल बनाने के लिए उपलब्ध है, वो सारी चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। आप समझिए कि उस समय जब 2500 ईसा पूर्व अगर बात की जाए, उस समय यानी 2500 आज से जो ईस्वी यानी कौन सा चल रहा है, 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी चल रही है। इसके ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। और उस सभ्यता का कंपेयर आप आज की सभ्यता से कर सकते हैं। जितनी चीजें आज आप अपने जीवन के प्रयोग में लाते हैं, वो सभी चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता में आपको मिलती हैं। इसीलिए आप सेम जो कंपेयर अपने इस, अगर कुछ भी पूछा जाता है तो लगभग आप अपने प्रेजेंट टाइम के जीवन से इसका कंपेयर कीजिए। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से हड़प्पा जो सभ्यता है उसका विकास हुआ और किस प्रकार से वहाँ के लोग निवास करते थे, क्या क्या उनका जीवन रहन सहन कैसा था, उनकी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। और जो हमारे दोस्त फर्स्ट टाइम इस साइट पर विजिट कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे 1826 में। 1826 में जॉन मेसन आए थे यहाँ पर। और उन्होंने सबसे पहले जब हड़प्पा की जब वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि बड़े बड़े से ऊंचे टीले देखे, यानी मिट्टी के ढेर देखे, तो उन्होंने ऐसा गेस किया कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। बट उस समय उन्होंने इस पर खुदाई नहीं की। इसके पश्चात में, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि भारत में जो पुरातात्विक विभाग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1861 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 में भारतीय जो पुरातत्व विभाग है वो बनाया गया। कहाँ? भारत में, 1861 में। और इसके जो पहले निदेशक बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके 2 वर्ष पश्चात, यानी 2 वर्ष पश्चात इसके, यानी कहने का से 1863 में एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसकी जानकारी हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिनको पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है, इनको जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनको पुरातात्विक जो विभाग बनाया गया था उसके जनक के रूप में इन्हें जानते हैं। और जो खोजें हुई थी यहाँ पर, उसके जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। और इन्हीं की अध्यक्षता में आगे चल करके ये जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग था, इसके महानिदेशक हुए जॉन मार्शल। दोस्तों कौन हुए? जॉन मार्शल। ये इनका शासनकाल लगभग, इनके ये जो महानिदेशक हुए, ये जो अध्यक्ष नियुक्त हुए, वो लगभग 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में काल चल रहा था जब जॉन मार्शल अध्यक्षता में आए।
और इन्हीं की अध्यक्षता में, इनकी निगरानी में 2 व्यक्ति आए, एक राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। 2 व्यक्ति आए, बहुत ही ये जो पुरातात्विक के बहुत ही ज्ञाता थे। कौन? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में एक स्थान की खोज की, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा की खोज की। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थान पर सिंध नदी के किनारे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो हड़प्पा जो सभ्यता विकसित थी, इन्होंने देखा दयाराम साहनी ने कि रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे एक सभ्यता पाई गई जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और ये जो मोहनजोदड़ो था वो कौन सी नदी के किनारे था? सिंध नदी के किनारे था। जो सिंध नदी थी उसके किनारे एक सभ्यता पाई गई जिसे मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। यानी कहने का से ये सबसे बड़ा नगर था। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। आप मोहनजोदड़ो अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये एक नगर योजना थी, यानी नगर था और काफी बड़ा नगर था। और इसे हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। दोस्तों इसे कहते हैं मृतकों का टीला। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता था सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा क्या? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। और हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंध नदी। आप लोग दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देते रहना और समझते रहना, क्योंकि प्रत्येक कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आगे देखेंगे ये कहां से कहां तक ये सभ्यता विकसित हुई, ये किस प्रकार की सभ्यता थी और कहां से कहां तक विकसित हुई। तो ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और ये जो सबसे ऊपर, भारत में सबसे ऊपर मांडा पड़ता है। मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है, वहां पर सबसे उत्तरी क्षेत्र था इसका। ये क्षेत्र था उत्तरी क्षेत्र। तो क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र में मांडा, सबसे ऊपर मांडा आता है। और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आ जाएगा दैमाबाद। ये दक्षिण में दोस्तों क्या है? दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे है। और मांडा किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। अगर हम बात करेंगे पूर्व की ओर आलमगीरपुर जो कि हिंड नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो कि हिंड नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इधर आ जाएंगे तो सुत कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी किनारे? दास नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि सुत जो कांगेडोर है वो किस नदी के किनारे है? तो दास नदी के किनारे है। और ये सुतकोडर कहाँ पड़ता है? ये सुत कांगेडोर जो पड़ता है बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये आपका क्षेत्र है जहां जहां ये सभ्यता विकसित हुई। और इसी के अंदर आज लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं जहां पर हड़प्पा के जो कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन साक्ष्यों के बारे में हम बात भी करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कहाँ कहाँ। तो ये आपको एक या दो बार इसको समझ लेना। इसका आप पिक भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हमेशा आपको याद रहे। इस सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है वो मांडा है, दक्षिणी क्षेत्र गोदावरी में दैमाबाद है, और ये पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंड नदी के किनारे, और बलूचिस्तान यानी सुत कांगेडोर कहाँ? दास नदी के किनारे है। फिर देखेंगे ये जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी। जो सभ्यता कैसी थी? ये जो सभ्यता का विस्तार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया जो हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, यानी किस प्रकार की ये इसका विस्तार है। तो विस्तार कैसा है? वहां पर वर्गाकार आएगा, त्रिभुजाकार आएगा, आयताकार आएगा। तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल के आधार पर अगर आरोही क्रम में देखा जाए, यानी काफी स्थानों की खोज की गई, उनमें से जो मेन है वो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। दूसरा क्या? हड़प्पा है। फिर राखीगढ़ी है और धौलावीरा है। ये 4 जो कि आरोही क्रम में लिखने के लिए आते हैं। आरोही क्रम में कभी दिया होता है उसको छांटने के लिए आता है।
तो आपको इससे याद रखना, इसीलिए यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट लगा उन प्रश्नों का हमने समावेश कर दिया है। तो यहाँ पर क्या, मोहनजोदड़ो सबसे पहले, और उसके पश्चात में हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, धोलावीरा। इसको महाराधा के नाम से आप याद रख सकते हैं। महाराधा, माँ से मोहनजोदड़ो, हा से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी और धा से धोलावीरा। इसके पश्चात देखिए, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, कौन सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन। दोस्तों याद रखेंगे, इससे पहले हम आपसे बता चुके हैं कि जो प्राचीन कालीन इतिहास था उसमें उस काल को कहा जाता था पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर का काल, क्योंकि वहां पर औजारों के रूप में किसका यूज किया जाता था, पत्थरों का। यहाँ पर दोस्तों तांबा और टीन को मिलाकर के, किस चीज को मिलाकर, तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, और कांसे का यूज किया जाता था हड़प्पा काल में, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया था जो प्राचीन कालीन इतिहास था, उसमें सबसे पहले पाषाण काल, कांस्ययुगीन, फिर लौह युग। तो ये कांस्ययुगीन कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसमें एक शैली यूज की जाती थी, यानी जो लिखने की जो प्रक्रिया थी, यानी लिखने किस प्रकार से लिखावट थी, उस समय की जो शैली यूज की जाती थी वो कौन सी शैली थी, ब्रुस्टोफेरन शैली। एक ब्रुस्टोफेरन शैली थी, ये ब्रुस्टोफेरन शैली थी, जिसका यूज करते थे लिखने के लिए। कैसे लिखी जाती थी, वो बाएं से दाएं पहले लिखी जाती थी, उसके पश्चात में दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इस शैली का नाम था ब्रुस्टोफेरन। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी शैली का यूज किया था, जो हड़प्पा काल के जो लोग हैं किस प्रकार की शैली का यूज करते थे, कौन सी शैली थी, वो ब्रुस्टोफेरन शैली। और जो उस समय हड़प्पा काल में जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, तो उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। कौन सी लिपि थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बने हुए थे और चित्रों की सहायता से ही इंडिकेट किया जाता था कि उसका अर्थ क्या है। अधिकतर इन चित्रों में अधिकतर मछली के चित्र पाए गए हैं, मछली के और अंग्रेजी के यू आकार के चित्र अधिकतर पाए गए हैं। तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, बट किस प्रकार से थी ये जो लिपि थी, वो भाव चित्रात्मक थी। इसके पश्चात में जो वहाँ के यानी हड़प्पा काल के जो लोग थे, जिस प्रकार से आज हम लोग पैसों का यूज करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर मोहरें चलती थी, और मोहर बनी होती थी वो सैलखड़ी की, की मोहरों का यूज किया जाता था हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा। यह क्या थी, एक नगरी सभ्यता थी। जब आर्यों की सभ्यता आई तो वहां पर जो आर्य थे वो क्या, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये कैसी थी, नगरी। आप समझ लीजिए कि आर्य जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद में आए, तो वो जो सभ्यता थी वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। वहां पर देखेंगे बड़े बड़े महल, स्नानागार, अन्नागार, इसके अतिरिक्त तांबे के रथ ये प्राप्त हुए हैं। तो ये जो व्यवस्था थी वो कैसी सभ्यता थी, वो नगरी सभ्यता थी। वहां के लोग नगरों में निवास करते थे। इस प्रकार से आज नगरों में सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी नगरों में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। ये कैसे पता चला, ये पता चला था आज जो विधि अपनाई जाती है कार्बन 14 जो विधि होती है, उसके माध्यम से जो सर्वमान्य तथ्य है, यानी काफी विद्वानों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक तथ्य बता रहे हैं जो कि सर्वमान्य यानी सभी के द्वारा मान्य किया गया है। वो 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सर्वमान्य तथ्य है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आपको ये दिया होगा 2500 बिफोर सेंचुरी से लेकर के 1750 बिफोर सेंचुरी तक, अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा तो इसी को आपको टिक करना है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंध और सरस्वती जो नदी घाटी थी इनकी घाटियों में पाई गई है। सरस्वती नदी इनकी घाटियों में पाई गई है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो दो नदियों को याद रखना आपको मुख्यतः, कौन सी नदी है, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ पर, भारत में बहती थी, अब विलुप्त हो गई है, जो कि सतलज नदी से निकलती थी, लेकिन प्रायः अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई है।
तो दो नदियों के बीच ये सभ्यता पाई गई, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। यह जो सभ्यता थी पूर्ण व्यापार पर आधारित थी, यानी अधिकतर जो लोग थे यहाँ पर व्यापार करते थे। ये एक व्यापारिक सभ्यता थी और यहाँ के लोग अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो जीवन का उनके आधार था वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार करते थे, शिल्प यानी शिल्पकार भी थे, वो शिल्प का विज्ञान था इनके जीवन का प्रमुख आधार था। तो इस प्रकार से जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो सेम प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में जो सुविधाएं हैं उस प्रकार से वो कृषि भी करते थे और कृषि में लगभग इनको 9 फसलों का ज्ञान था। जौ, गेहूं, मक्का, राई, तिल, सरसों, सभी फसलों का, तरबूज, तो इस प्रकार की फसलों का, सभी फसलों का लगभग ज्ञान था। और चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां से चावल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे लोथल और राखीगढ़ी, वहां से चावल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। पशुपालन में सबसे पहले इन्होंने पशुपालन में कुत्ता पालना प्रारंभ किया। उसके पश्चात में यानी रक्षा करने के लिए, अपने गार्ड के लिए उन्होंने कुत्ता पालना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त वो सभी प्रकार के जानवर, जो दुधारू जानवर होते हैं, उनका पशुपालन करते थे। व्यापार हर चीज का व्यापार करते थे। व्यापार किससे करते थे? उस समय जो जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं थी, यानी कहने का से उस समय जितनी भी इसके समकालीन जो सभ्यताएं हुई, जैसे सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं के साथ में ये अपना व्यापार भी करते थे। तो ये हड़प्पा जो कालीन सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं में सबसे जो विकसित सभ्यता थी, यानी काफी वहां पर सभ्यताएं उस समय प्रचलित थी, उस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो विकसित थी वो सबसे विकसित और सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। आप देखेंगे दोस्तों, हम बड़े जो स्थल हैं, जो हड़प्पाकालीन जो बड़े स्थल हैं, उनमें उनका जो है विस्तार कितना था, कौन से जिले में है, कौन से प्रांत में, कौन से देश है, इनके खोजकर्ता कौन, साक्ष्य कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने ये केवल एक चैप्टर यानी ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपका हड़प्पाकालीन जितनी भी कार्य हैं सब इसी में है। तो केवल एक ही यहाँ पर हमने इसमें संकलित कर दिए हैं और इसको आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको सही से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नोट करके इसको आप लगभग 4 या 5 बार पढ़िए, क्योंकि जितने भी एग्जाम, आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उसमें केवल इसी पेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने इस एक लगभग पेज में और हमने सब कुछ लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसीलिए आपको क्या करना है, ये पेज अच्छी तरीके से 2 या 3 बार इसको आपको याद करना है, पढ़ना है, और जिससे कि आपका ये हड़प्पाकालीन जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले नदी के बारे में बात। जो सिंधु नदी यानी जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी? सिंधु नदी है। जिला कौन सा पड़ता है? लरकाना जिला पड़ता है। कौन सा जिला है दोस्तों? लरकाना। राज्य कौन सा है? यानी ये जो प्रांत पड़ता है राज्य सिंध प्रांत है। कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। इसका 250 हेक्टेयर, अभी हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो विस्तार है मोहनजोदड़ो का है 250 हेक्टेयर, और ये सन 1922 में इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। क्या क्या यहाँ से मिला? साक्ष्य आखिर क्या क्या मिले हैं? जो हड़प्पाकालीन जो साक्ष्य हैं वो क्या क्या मिले हुए हैं? तो यहाँ से मिला हुआ है स्नानागार, बृहत स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय कुछ न कुछ वहां पर जो धार्मिक भावनाओं के लिए कुंड टाइप का बना हुआ है, जैसे और क्या मिला हुआ? सभा भवन मिला हुआ है। सभा भवन और पुरोहितों का आवास। पुरोहितों का आवास भी यहाँ पर है। पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास भी यहाँ पर है। और कांस्य की जो नृत्य की मूर्ति वो भी यहाँ पर पाई गई है। और मोहरे भी मिले हुए हैं। कहाँ की मोहरे हैं? वो मेसोपोटामिया की। जो समकालीन सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी समकालीन जो सभ्यता है उसमें
जो मोहरे हैं वो भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्नानागार, सभा भवन, पुरोहितों का आवास, कांस्य की नृत्य की मूर्ति और मोहरे भी मिले हुए। मोहरे कहाँ की है, मेसोपोटामिया की है। फिर दूसरी कौन सी, राखी गढ़ी। दूसरा स्थान जो बड़ा है वो राखी गढ़ी है, जहाँ पर जो लगभग 230 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है, वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी है, जो हिसार में पड़ती। जिला कौन सा है, हिसार। कहाँ पर है, हरियाणा में। देश कौन सा है, भारत। इसके जो खोज करता है वो कौन है, भगवान दास। भगवान दास ने कब खोजा था इसे, 1963 में। क्या क्या यहाँ मिला हुआ, यहाँ पर क्या मिला हुआ, अन्नागार मिले हुए हैं, यानी अन्न रखने के लिए जो बड़ा बृहद जो अन्नागार है वो यहाँ से मिला हुआ राखी गढ़ी से। और इसके साथ साथ में उसी अन्नागार में जाहिर सी बात है वहाँ पर जो अनाज रखा जाता था उसमें गेहूं, जौ, चावल और मृद भांड के भी साक्ष्य मिले। मृद भांड दोस्तों क्या होता है, ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपको बताए थे। जो मृद भांड होते हैं वो मटके होते हैं, मटके। तो मटके भी मिले और मटकों पर मछलियों के चित्र मिले हैं, मछलियों के चित्र भी मिले हैं। और इसके साथ साथ में सीपी की चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां दोस्तों, सीपी की चूड़ियां भी यहाँ से मिली हुई हैं। कहाँ से, राखी गढ़ी से। हड़प्पा, उसके बाद तीसरे नंबर पर हड़प्पा आता है, जिसका 150 हेक्टेयर में विस्तार है। कितना विस्तार है, 150 हेक्टेयर में। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। जिला कौन सा पड़ता है, साहिवाल जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, याद रखना, साहिवाल। कहाँ पर, पंजाब। कहाँ पर है, पंजाब में। देश कौन सा है, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में ये जो पंजाब प्रांत कौन सा प्रांत है, यानी जो देश है वो पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब, क्योंकि पंजाब का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाले हिस्से में ये हड़प्पा पड़ता है। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। कब की थी दोस्तों, 1921। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने कब खोज की थी, 1921 में। क्या मिला हड़प्पा से, तो हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले हुए हैं। कितने अन्नागार, 6 अन्नागार मिले हुए हैं। और कब्रिस्तान भी मिला हुआ है, जो लगभग 37 फीट, लगभग 37 फीट का था। यानी कब्रिस्तान वहां पर भी मिला हुआ। इक्का गाड़ी, इसके साथ साथ में इक्का गाड़ी भी मिली हुई है और मातृ देवी की प्रतिमा भी वहां से मिली हुई है। तो ये हड़प्पा से मिला हुआ। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, कच्छ, गुजरात में पड़ता है। कच्छ और गुजरात के स्थान में है। कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी। भारत में इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब, 1967 में। और यहाँ क्या मिला हुआ, यहाँ पर नेवले की मूर्ति। दोस्तों किसकी मूर्ति, यानी नेवले की मूर्ति। यानी इससे याद होता है कि उस समय लोगों को, यानी उस समय नेवले भी थे। नेवले की मूर्ति, घोड़े के साथ मनके, मनके क्या है दोस्तों, यानी आभूषण बनाने का जो कारखाना था वो भी मिला हुआ है। और इसके साथ साथ में अभिलेख भी मिले हुए हैं, अभिलेख भी मिले हुए, लेकिन उन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सब कहाँ मिला हुआ है, धौलावीरा में। बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो ये कालीबंगा कहाँ पर है, घग्गर नदी पर। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। जिला कौन सा पड़ता है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा प्रांत है, राजस्थान राज्य है। और कहाँ पड़ता है, भारत में। इसकी जो खोज करता थे वो अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष ने 1951 में इस स्थान की खोज की थी। और यहाँ से क्या मिला, हवन कुंड मिले हुए हैं, कच्ची ईंटें मिली हुई दोस्तों। किसकी, कच्ची ईंटें मिली हुई हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से मिले हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हुए हैं। इसके साथ साथ में ऊंट की हड्डियां, यानी ऊंट की जो हड्डियां हैं वो भी यहाँ से मिली हुई। कहाँ से, कालीबंगा से। बनावली, फिर बनावली देखेंगे। बनावली कहाँ पर है, वो घग्गर नदी के किनारे बनावली है। जिला पड़ता है फतेहाबाद। कहाँ पर, हरियाणा में। और भारत में इसकी जो खोज करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखेंगे दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियां मिली हुई हैं। किस चीज की चूड़ियां दोस्तों, मिट्टी की चूड़ियां। इसके साथ साथ में शतरंज का, जो चेस खेलते हैं, उसका भी साक्ष्य मिला हुआ। यानी उस समय के जो लोग थे वो क्या, चेस खेलना पसंद करते, शतरंज खेलना पसंद करते थे। उनका प्रिय जो खेल था वो शतरंज था। इसके साथ साथ में
जो सड़कों पर बैलगाड़ी के जो पहिए के निशान भी उस वहां पर मिले हुए हैं। कहाँ पर मिले हुए हैं? बनावली में। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सड़कों पर जो बैलगाड़ी के निशान कहाँ पर मिले हुए हैं, बैलगाड़ी के जो पहियों के निशान कहाँ मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं बनावली में दोस्तों। फिर आगे चलेंगे, देखेंगे चबूतरों, बहुत इंपॉर्टेंट। चबूतरों कहाँ पर है? जिला पड़ता है नवाबशाह, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। चबूतरों कहाँ पर? सिंधु नदी किनारे पर है। और इसकी जो खोज करता थे मैके तथा मजूमदार थे। अर्नेस्ट मैके और मजूमदार इसके खोज करता थे। 1925 में इसकी खोज की। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मिला हुआ है क्या? कांसे की बैलगाड़ी, एक पूरी बैलगाड़ी मिली हुई है कांसे की। और इसके साथ साथ में मानव खोपड़ी के सल्क मिले हुए, सल्क मिला हुआ, यानी कहने का अर्थ है ये एक जो मानव खोपड़ी मिली हुई, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे वो चिकित्सा में इसका उपयोग करते थे, यानी चिकित्सा पद्धति के लिए इसका प्रयोग करते थे, इसीलिए सल्क, जो मानव खोपड़ी के सल्क भी मिला हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लोथल, लोथल जो कि 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सी नदी किनारे है? नदी वो है भुगवा नदी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है। तो कौन सी नदी किनारे दोस्तों? याद रखेंगे, भुगवा नदी किनारे, भुगवा नदी के किनारे है लोथल। और लोथल क्या? एक बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में पड़ता है। जिला कौन सा है? अहमदाबाद। और इस समय दोस्तों अहमदाबाद इसका जो है इसका नाम इस समय गांधीनगर है, गुजरात में जो कि पड़ता है। भारत में इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी 1954 में। यहाँ क्या मिला? गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा यानी वहां पर ये बंदरगाह मिला हुआ है। यहाँ पर बंदरगाह यानी जहां पर पानी के किनारे जहाज आकर के ठहरते हैं और वहां पर व्यापार होता है। तो एक गोदीबाड़ा मिला, इसके साथ साथ में मनका बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है, यानी आभूषण बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। और सबसे जो अधिक बार क्वेश्चन आया है वो आया है धान की भूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि धान की भूसी के प्रमाण कहाँ मिले हुए हैं। तो वो मिले हुए हैं लोथल में। कहाँ दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और यह एक बंदरगाह है, याद रखना दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने खोज की थी 1954 में। और लूनी नदी जो कि कोटा पड़ता है कच्छ, गुजरात में, भारत, इसकी खोज की थी जगपत जोशी ने 1975 में। और यहाँ पर क्या? घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए? काफी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं। तो कहाँ? कोटा में मिले हुए हैं। सतलज जो कि रोपड़ है, रोपड़ कौन सी नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे है, पंजाब जो कि भारत में पड़ता है। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी कब? 1955 में। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। कहाँ पर? पंजाब में है, यानी रोपड़ में। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर लगभग आपको 100 क्वेश्चनों का समावेश, यानी 100 जो क्वेश्चन है उनका समावेश यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, चाहे आप वो समय पूछ लिए, और नदी भी पूछ सकते हैं, नगर ये आप क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, और नगर कौन कौन से हैं, जिला भी पूछ सकते हैं, प्रांत भी पूछ सकते हैं, देश भी पूछ सकते हैं, खोजकर्ता इसके कौन है, सन कौन सा है, क्या क्या साक्ष्य मिले। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, इसीलिए आपको ये पूरा याद कर लेना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये मान लिया आपका लगभग 80% आपका जो हड़प्पा कालीन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा केवल एक पेज के याद करने से। और इस एक पेज का समावेश हमने इसमें कर दिया है। तो दोस्तों अगर कुछ फैक्ट रह गए होंगे यहाँ पर तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में उन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम संग्रहित करेंगे, और इसके पश्चात में आपको एक अभ्यास प्रश्न भी करवाया जाएगा, एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप ये लगभग वीडियो आप 3 या 4 बार देखेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, और इसके पश्चात आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि इससे दूसरे जो हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।
कुछ हमारे फ्रेंड्स शिकायत करते हैं कि सर आप जो भी लिखते हैं वो जो छोटा छोटा लिखते हैं इसलिए क्लियर नहीं आता है और धुंधला दिखता है। तो हम उस दोस्तों से बताना चाहेंगे कि वो जो वीडियो है कहीं कहीं पर वो जो 3 डॉट लाइन पर बनी हुई है आपके जो स्क्रीन पर, उस पर जाकर के अपना अगर आप डिस्प्ले 360 अगर सेट करेंगे तो आपका ये बिल्कुल साफ क्लियर आएगा। 360 या उससे ऊपर भी आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही साफ आएगा। तो आप इस प्रकार से थोड़ा मैनेज करके आप इस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू।